यूपीएससी की परीक्षा में मैंने 174 रैंक हासिल की। मेरी उम्र अभी 23 साल है। जब रिजल्ट आया था उस टाइम में 22 साल का था। और अभी मैं काफ़ी अपने आप को लकी मानता हूँ और काफ़ी प्राउड भी फील करता हूँ कि हरियाणा में से पहली बार कोई 22 साल का आईपीएस सेलेक्ट हुआ है। जैसे आप लोग बैठे हैं वैसे ही मैं अपने स्कूल में बैठा होता था, अपने कॉलेज में बैठा होता था। जब कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर या फिर आईएएस आईपीएस अधिकारी वहाँ पे आते थे तो ऐसा लगता था कि वहाँ से यहाँ तक की दूरी एकदम छोटी सी तो है, एकदम उठ के आए और छोटा सा जंप लिया और यहाँ पर पहुँचे। लेकिन जब उसकी आप तैयारी करने लगते हैं तो आपको पता चलता है कि ये जर्नी काफ़ी लंबी है। मैं तो अपने आप को काफ़ी लकी मानता हूँ कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। लेकिन मेरे काफ़ी सीनियर्स हैं जिन लोगों ने इस परीक्षा के लिए 4 साल 5 साल 6 साल की तैयारी की है। तो लेकिन आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि इसके अंदर चैलेंजेस क्या हैं। आप जो भी चैलेंजेस फेस कर रहे हो आपकी जर्नी में, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे आपके घर का माहौल अगर इतना सपोर्टिव नहीं है, आप उनके अगेंस्ट जाके तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। स्पेशली मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, लड़के कम हैं, जिस बात की मेरे को काफ़ी ज़्यादा खुशी है। और लड़कियों को जैसे सर ने भी बताया कि 12th के बाद काफ़ी कोरेस्पॉन्डेंस ले लेते हैं या फिर स्कूल से बाहर चले जाते हैं, जबकि वो काफ़ी मेहनत करते हैं सारे बच्चे। तो यहाँ पे ज़रूरत होती है गाइडेंस की। तो इसलिए मैं सबसे पहले यही बोलूँगा कि अगर आप 11th और 12th में बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से मैंने की थी, आप किसी अच्छे कॉलेज में जा रहे हैं। अगर किसी को पता नहीं है तो IIT बॉम्बे टॉप मोस्ट बेस्ट कॉलेज है इंडिया का फॉर इंजीनियरिंग। तो मैंने भी, जबकि मेरे को शुरू से ये ड्रीम था कि यूपीएससी मुझे करना है, लेकिन मेरे दिमाग में भी ये था कि सबसे पहले मैं शुरू से हिसार में पढ़ा हूँ, हिसार से बाहर कभी गया नहीं हूँ, हरियाणा से बाहर नहीं गया हूँ। तो आपका जो माइंड डेवलप होता है, जो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, यू ग्रो एज अ ह्यूमन बीइंग, वो आपको मिलेगा आपकी कॉलेज लाइफ में। और वहाँ पे अगर आपको पॉजिटिव गाइडेंस मिल रही है, जैसे मैं IIT में था तो मेरे वहाँ पे काफ़ी सीनियर्स ऑलरेडी यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। मेरे जो प्रोफेसर थे उन्होंने मुझे वहाँ पे बहुत साथ दिया। उन्होंने मुझे पूरा यूपीएससी का पैटर्न समझाया, किस तरह से आपको तैयारी करनी है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्या स्ट्रैटेजी है, ये सब चीज़ें उन्होंने मुझे गाइड की, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा ये क्लियर हुआ है। जबकि मैं काफ़ी ऐसे बच्चे देखता हूँ जो कि 4 साल या 5 साल से मेहनत कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेहनत तो वो मुझसे भी ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं गाइडेंस नहीं मिल पाई। तो जैसे ही मेरे को राधेश्याम जी मेरे घर पे भी आए 2 बार और उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि एक तो कोरोना की वजह से मैं ज़्यादा बच्चों से मिल नहीं पा रहा हूँ, स्कूल में या फिर इस टाइप की गैदरिंग कहीं पे हो नहीं पाई है। तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा अवसर है ताकि मैं अपनी बात आपके पास पहुँचा सकूँ। मैं हिसार में ही मेरा जन्म हुआ था। हिसार में ही मैंने अपने 10th और 12th सेंट फ्रांसिस जेवियर स्कूल है तलवंडी, वहाँ से मैंने की। 11th में मैंने नॉन मेडिकल लिया और 2 साल की मेहनत करने के बाद IIT में मेरा उस टाइम पे 717 रैंक था। तो IIT में भी यूपीएससी की तरह दो ही एक बार को मुझे बता दीजिए कि आप लोग 11th 12th के स्टूडेंट्स हैं या ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं? तो अगर आप अभी नॉन मेडिकल में या मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, 11th 12th में हैं, तो मैं आपको बोलूँगा आप अभी यूपीएससी के बारे में मत सोचिए, उसको आप अपना बैक ऑफ द माइंड में रखिए। आपने जो भी ग्रेजुएशन में अपना सब्जेक्ट चूज़ किया है, चाहे आप आर्ट से कर रहे हैं, कॉमर्स से कर रहे हैं, मेडिकल से कर रहे हैं, नॉन मेडिकल से कर रहे हैं, आप उसके ऊपर फोकस कीजिए। आप ये टारगेट बनाइए कि आपको आपकी ग्रेजुएशन फील्ड में जो भी इंडिया का बेस्ट कॉलेज है, जैसे कॉमर्स के लिए SRCC माना जाता है, साइकोलॉजी के लिए LSR है, लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली में, इसी तरह से IITs हैं नॉन मेडिकल के लिए, और नीट से निकलते हैं MBBS के जो छात्र हैं। तो आपको सबसे पहले वो टारगेट बनाना है कि आपको वहाँ पे पहुँचना ही नहीं। उसके बाद जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, मैं अपनी ग्रेजुएशन की का बताऊँ कि मैंने कैसे तैयारी की यूपीएससी की। तो मैंने अपने 3rd ईयर में ये समझ लिया था सब कुछ वहाँ पे देखे कि मुझे आगे यूपीएससी में ही जाना है। जबकि वहाँ पे IIT में काफ़ी लोग जॉब पे भी जाते हैं, हमारी 4th ईयर में ही प्लेसमेंट हो जाती है कंपनीज में, कॉर्पोरेट लाइफ में। तो लेकिन वो मैंने अपने 2nd ईयर और 3rd ईयर में मैंने कॉर्पोरेट लाइफ एक्सपीरियंस की, मैंने इंटर्नशिप की। 6 महीने मुझे यूरोप जाने का मौका मिला। यूरोप में मैंने 13 कंट्रीज़ का मैंने दौरा किया, IIT की तरफ से मैं वहाँ पे गया था। तो उस टाइम पे लेकिन मुझे ये लगा था कि क्या मुझे अगले 50 साल अपनी ज़िंदगी के इस तरह से किसी कॉर्पोरेट लाइफ में
एक ऑफिस में बैठ के सिर्फ अपने लिए या अपने परिवार के लिए पैसे कमा के जीना है या नहीं। तो उस टाइम में मैंने डिसाइड किया था कि अगर मुझे जो मैंने पहले बचपन से सोचा हुआ है कि मुझे कुछ सोसाइटी के लिए बदलाव लेके आना है, कुछ आगे बढ़ाना है बाकी लोगों को भी मेरे साथ साथ, तो उसके लिए यूपीएससी जैसा प्लेटफॉर्म ही आपको हेल्प कर सकता है। क्योंकि एक आईएएस और आईपीएस जितना बदलाव दूसरे लोगों की ज़िंदगी में ला सकते हैं या फिर पूरे माहौल को बदल सकते हैं, उतना शायद ही कोई कर सकता है। मैं जैसे आपको कॉलेज का बता रहा था, तो आईआईटी बॉम्बे में जाने से मेरी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव है। मैंने नई नई डायमेंशन देखी, नए नए सेक्टर्स के बारे में मुझे पता चला। मैंने वहाँ पे, आप आजकल तो इंटरनेट की वजह से यूट्यूब काफ़ी फेमस हो गया है, तो आप अगर मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल या फिर फेसबुक प्रोफाइल देखोगे तो आप ये भी देखोगे कि मैंने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जो यूट्यूब पे छोटी छोटी वीडियोज होती हैं, मैंने उनमें एक्टिंग भी की है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। आपको जहाँ पे आपका मन है, जहाँ पे आपको खुशी मिलती है जो काम करने से, आप पहले वो कीजिए, लेकिन उसको इस तरीके से कीजिए कि आप उससे जितना ज़्यादा सीख सकते हैं वो आप सीखें। तो मैंने आपको जैसे यूरोप का भी बताया, तो यूरोप में अगर कोई बच्चा शुरू से हिसार में रहा है, मैंने 11वीं की तैयारी भी हिसार से की है और मैं कभी बाहर नहीं गया, मैं डायरेक्ट बॉम्बे गया था और बॉम्बे के बाद मैं 13 देशों में घूम के आया। तो आप देखोगे कि जो इंडिया का और यूरोप का जो कल्चर है बहुत अलग है। वहाँ पे जो प्रोफेसर जो टीचर्स हैं, वहाँ पे उनको नाम से बुलाया जाता है। उनके बीच में जो रिश्ता है वो दोस्त की तरह ज़्यादा होता है। उनसे आप कभी ऐसा डरते नहीं हो, आपको वो एक इंस्पिरेशनल आइडिया टाइप होते हैं, तो आप उनसे अपने दिल की बातें सब कुछ कर सकते हो। वहाँ का एजुकेशन सिस्टम मैंने इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से भी देखा। वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल है, वहाँ के जो लोगों के रहन सहन का तरीका है, तो वो सब चीज़ें मैंने कंपेयर की। लेकिन ओवरऑल मुझे ये समझ में आ गया था कि अगर मुझे बाहर घूमने जाना है, कुछ टाइम के लिए जाना है, 3 महीने 4 महीने के लिए जाना है, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे वापस आके करना तो कुछ अपने देश के लिए ही है। तो एक आईएएस यूपीएससी के एग्ज़ाम में जनरली सब लोगों को ये लगता है कि जितने भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो सब लोग आईएएस बनते हैं। ऐसा नहीं है। यूपीएससी में कम से कम 15 से 16 सर्विसेज होती हैं, जिसके अंदर आईएएस है, फिर उसके बाद फॉरेन सर्विस होती है, उसके बाद फिर पुलिस सर्विस होती है, रेवेन्यू सर्विस होती है, जिसके अंदर आप इनकम टैक्स या फिर कस्टम एक्साइज में असिस्टेंट कमिश्नर लगते हो स्टार्टिंग में, उसके बाद फिर आपकी प्रमोशन होती है। फिर आप रेलवेज में जा सकते हो, आप पोस्ट ऑफिस के अंदर जा सकते हो, कम्युनिकेशन में जा सकते हो, अकाउंट्स में जा सकते हो। जो CAG है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो IAAS सर्विस है, वो भी इसी के थ्रू जाते हैं। तो ये सारी सर्विस अपने आप में ही बहुत बड़े लेवल की चीज़ें हैं और अभी मुझे काफ़ी खुशी है कि मैं उस लेवल तक पहुंच गया हूं। जो मेरा सपना था वो कुछ तो पूरा हुआ है, लेकिन आगे जैसे मैं बढ़ता रहूँगा, जो मैंने सोसाइटी के लिए जो मैंने अपने काम सोच रखे हैं, मैं आप लोगों का साथ रहा तो होपफुली मैं वो भी जल्दी पूरा करूँ। तो यूपीएससी की जर्नी के बारे में जैसे मैं बता रहा था कि 4th ईयर में मैंने अपनी यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट की। 4th ईयर में जब बाकी लोग नौकरियों के इंटरव्यूज़ के लिए वहाँ पर तैयारी कर रहे थे, तो उस टाइम पे मेरे पास भी वहाँ पे खाली समय था, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे नौकरी तो भी नहीं करनी, तो मुझे आगे पढ़ाई करनी है। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं IIM में जाके MBA कर सकता था और MBA के बाद दोबारा से वही कॉर्पोरेट लाइफ में जॉब कर सकता था, लेकिन मैंने चूज़ किया कि मुझे यूपीएससी करना है और 4th ईयर 8th सेमेस्टर में मैंने अपनी तैयारी शुरू की। लेकिन अगर आप इस हिसाब से देखेंगे कि काफ़ी लोग मेरे को बोलते हैं कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया है, तो आपकी 1 साल की जर्नी रही है, काफ़ी छोटी जर्नी रही है, लेकिन मैं उस चीज़ को एक अलग तरीके से देखता हूँ कि मेरी जो तैयारी थी यूपीएससी के लिए वो प्राइमरी लेवल से ही शुरू हो गई। आपको स्टार्टिंग से अपना माइंडसेट, अपना गोल, अपना टारगेट, अपनी पर्सनैलिटी उस हिसाब से तैयार करनी है कि अगर आप कहीं पर भी किसी से मिल रहे हैं, तो सामने वाले आदमी को ये लगना चाहिए कि हाँ, इसमें कोई ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं। यूपीएससी का काम सिर्फ इतना है कि वो आपको टप्पा मार के ये देगा कि आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटी है या नहीं। अभी आगे जो ट्रेनिंग होगी वो हमारी बहुत टेक्निकल चीज़ों की ट्रेनिंग होती है, लेकिन जो इंटरव्यू होता है या फिर जो मेंस का पैटर्न है, प्री का पैटर्न है, उसके अंदर आपको
हर तरीके के जो चैलेंजेस होते हैं वो देख चुके होंगे, तभी आप फाइनली यूपीएससी के अंदर आपकी रैंक आती है। अगर आप बाकी एग्जाम्स की बात करें, जैसे आईआईटी है या फिर नीट है, तो उसके अंदर और यूपीएससी में क्या फ़र्क है? पहली बात तो यूपीएससी 3 घंटे का एग्ज़ाम नहीं है। यूपीएससी एक एग्ज़ाम है 1.5 साल मिनिमम 1.5 साल, क्योंकि आपको सबसे पहले प्रीलिम्स देना होता है। प्रीलिम्स में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जिसके अंदर आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे और 4 ऑप्शन में से आपको एक टिक करना है। वहाँ पे आपका जो चीज़ चेक होती है वो है इन्फॉर्मेशन बेस। आपके पास कितनी इन्फॉर्मेशन है, आप दुनिया के बारे में कितना जानते हैं, आपको करंट अफेयर्स के बारे में, जनरल स्टडीज़ के बारे में। जनरल स्टडीज़ के अंदर अगर मैं गिरने बैठूँ तो कम से कम 18 से 19 सब्जेक्ट आपको तैयार करने होते हैं, उसे जनरल स्टडीज़ बोला जाता है। तो उसके अंदर आपके दिमाग में जो भी सब्जेक्ट आ रहा है, चाहे वो ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, आईआर हो, हिस्ट्री को 4-5 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, एंशिएंट मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमिक्स है, एनवायरनमेंट है, तो ये सब आपको तैयार करना होता है। इसके बाद आपका प्रीलिम्स होता है, जिसके अंदर आपको क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। साथ ही साथ में इसके अंदर एक और एग्जाम होता है जो होता है सी सेट के अंदर आपको लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिक्स के सवाल होते हैं, लेकिन वो बहुत बेसिक लेवल के होते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी साइंस फील्ड है, आपने स्टार्टिंग में अपने 10th तक अच्छे से पढ़ाई की है, तो आपको उस एग्जाम के लिए दोबारा तैयार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपका मीन्स होता है 3-3.5 महीने के गैप के बाद, तो वो होते हैं आपके सब्जेक्टिव एग्जाम्स। वहाँ पे तो आपको सिर्फ एक आंसर टिक करना था, लेकिन यहाँ पे आपके 9 एग्जाम होते हैं। 9 एग्जाम्स के अंदर से 2 एग्जाम होते हैं आपके हिंदी और इंग्लिश के। हिंदी और इंग्लिश के अंदर आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, जो भी लैंग्वेज पेपर है उसके लिए आपको कोई स्पेशल तैयारी करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा आपके 7 एग्जाम होते हैं, जिसके अंदर पहला एग्जाम होता है आपका एसे का। ऐसे आपको दो ऐसे लिखने होते हैं। आपके वहाँ पे 3 या 4 टॉपिक आपको दिए होते हैं, उसके अंदर से आपको 2 ऐसे लिखने होते हैं, जिसके आपको 1500 से लेकर 2000 वर्ड आपको लिखने होते हैं एक ऐसे के लिए। तो आपको 4000 वर्ड के आसपास लिखने हैं 3 घंटे में। अगर किसी नॉर्मल से इंसान को आप ये भी बोल दोगे कि आप अपने बारे में 3 घंटे में 4000 वर्ड लिख दो, तो वो भी नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे आपके पास जो टॉपिक्स आते हैं वो आते हैं काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, तो उनको आपको समझ के उनके बारे में एक पूरा फ्लो बना के पैराग्राफ वाइज को फॉर्म करके अपने सेंटेंसेस के अंदर बड़े बड़े लोगों की जो कोटेशन हैं, जो उनकी सीख हैं, उनकी बुक्स के बारे में आपको कोट करना है ताकि आपके मार्क्स अच्छे हैं। तो ये ऐसे का पेपर काफ़ी बच्चों की रैंक भी बहुत अच्छी कर देता है, लेकिन काफ़ी बच्चों की रैंक डुबा भी देता है, क्योंकि इसके अंदर जो वेरिएशन है एक ऐसे के पेपर में, एथिक्स के पेपर में जो कि जीएस कोड है, और इंटरव्यू में, ये 3 पेपर ऐसे हैं जो कि बच्चों का वेरिएशन इसके अंदर 90 मार्क्स से लेकर 150 मार्क्स तक का होता है। तो मतलब कि 60 मार्क्स का जो आपका गैप है, जो आपकी रैंक डिसाइड करेगा, वो ये 3 पेपर करेंगे। जो बाकी के मैंने 4 पेपर आपको बताए हैं, एक ऑप्शनल और जनरल स्टडीज़ 1, 2 और 3, ये जो 4 पेपर आपके होते हैं, ये आपको डिसाइड करते हैं कि आप यूपीएससी के अंदर आओगे या नहीं। क्योंकि आपको हर एग्जाम में, हर पेपर में, जो 7 पेपर में आप होते हैं, 7 में आपको अच्छा तो करना पड़ेगा ही, लेकिन जो बाकी के एग्जाम्स हैं, ऐसे है, एथिक्स है और इंटरव्यू है, उसके अंदर आप कितना अच्छा कर पाओगे उससे डिसाइड होगा कि आप आईएएस में जा रहे हो या आईपीएस में जा रहे हो या फिर आईआरएस में जा रहे हो। आपकी सर्विस क्या आपको मिलती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने जैसे बताया कि मैंने 4th ईयर में ही ये सोच लिया था कि मुझे यूपीएससी में जाना है। 4th ईयर में जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, मैं उनको सबसे पहले तो यही सजेशन दूंगा। आजकल तो इंटरनेट की वजह से सब कुछ ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर या फिर जो दूसरी वेबसाइट्स हैं, काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं कोचिंग सेंटर्स की, जो कि अपना मटेरियल फ्री में बच्चों को बांटते रहते हैं। साथ ही साथ ये वेबसाइट्स और यूट्यूब के ऊपर जो चैनल्स हैं, उनको फॉलो करने के साथ साथ आपको एक आदत बहुत इंपॉर्टेंट जो है यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए या किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, कि आपको अखबार पढ़ने की आदत डालनी ही डालनी है। चाहे आपको हिंदी मीडियम आपका या आपका इंग्लिश मीडियम है। हिंदी मीडियम है तो भास्कर और जागरण यहाँ पे बहुत ईजीली अवेलेबल होता है, आप उन दोनों में से कोई भी एक अखबार चूज कर लीजिए। और अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस, इन दोनों न्यूज़पेपर में से कोई भी एक न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है, क्योंकि करंट अफेयर्स का जो इंपॉर्टेंस है यूपीएससी में वो बहुत ज़्यादा है। तो जब मैंने इसकी तैयारी शुरू की यूपीएससी की 4th ईयर में, तब जो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट है स्पेशली उनके लिए कि आपको अभी ये करना है, आप सबसे पहले घर पे जाइए,
आप यूट्यूब चला के जो भी वहाँ पे टॉपर्स की वीडियोज़ हैं जो कि आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी, जो कि 2017, 2016, 18 के जो टॉपर्स हैं उनकी जो भी वीडियोज़ हैं, मैंने कम से कम उनकी वीडियोज़ 70, 80, 90 वीडियोज़ मैंने उनकी देखी थी उस टाइम पे। क्योंकि यूपीएससी में दिक्कत ही आती है बच्चों को कि सिलेबस एक तो बहुत ज़्यादा है, दूसरी बात इसका पैटर्न बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सिलेबस मुश्किल नहीं, सिलेबस आपको 12th तक का ही पढ़ना है, आपको उसके बाद सिर्फ ऐड ऑन करना है न्यूज़पेपर। सिलेबस बिल्कुल मुश्किल नहीं है, सिलेबस जो एक एवरेज बच्चा है वो बहुत अच्छे से क्लियर कर सकता है, लेकिन आपको क्या छोड़ना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि काफ़ी बच्चे मैंने देखा है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखते हैं, जो सिलेबस अच्छे से नहीं पढ़ते हैं यूपीएससी का 4 पेज का तो सिलेबस है, तो आपको सिलेबस पहले बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, वो सेलेक्टिव रीडिंग आपकी होनी चाहिए। जो बच्चे 4 साल 5 साल तैयारी करते हैं, मुझे यही बात समझ में आई होगी कि उन्हें शुरू के 1-2 अटेम्प्ट में तो यही नहीं पता चलता कि उन्हें क्या छोड़ना है। वो अगर एनसीईआरटी टेस्ट करने में बताया कि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं भी बिल्कुल मानता हूँ कि एनसीईआरटी आपके बेसिक लेवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको 6 से लेके अगर आप 6 से लेके 12 तक करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप वो एनसीईआरटी सारी करें, लेकिन उसके अंदर भी आपको ये पता होना चाहिए कि यूपीएससी के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पूछा जाता। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो पूछते हैं वो पूछते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, जिसके लिए आपकी जो मंथली मैगजीन आती है दैट इज सफिशिएंट। आपको एनसीईआरटी पढ़नी है तो ज्योग्राफी की पढ़िए, हिस्ट्री की पढ़िए, पॉलिटी की, सोशियोलॉजी की, इकोनॉमिक्स की, ये सब एनसीईआरटी पढ़िए। लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पढ़ के 6 to 12 तक अगर आप पढ़ोगे तो आप ये मान लीजिए आप अपने 10 दिन एकदम वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप आईआईटी में या फिर नीट में जाना चाहते हैं एमबीबीएस के लिए, तो आप साइंस की एनसीईआरटीज हैं वो बहुत अच्छे से करें। लेकिन मैं आपको यूपीएससी के हिसाब से बताऊँ तो जब मैंने ये टारगेट किया था यूपीएससी का, तो काफ़ी मैंने बच्चे ऐसे सुने हैं कि पंचवर्षीय योजना बना के चलते हैं, तो अब तो सरकार ने भी 5 ईयर प्लान बंद कर दिए हैं। तो मैं सबसे पहले तो यही बोलूँगा कि आप जो टारगेट रख रहे हैं, आपको टारगेट रखना है कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर करें। फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करने के लिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सबसे पहले स्ट्रेटेजी बनाना, यूपीएससी के पैटर्न को अच्छे से समझना, वो किस स्टेज पे आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आईआईटी की या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपका 3 घंटे का 4 घंटे का पेपर होता है और आप क्लियर हो रहे हैं। जब मैंने भी आईआईटी का एग्ज़ाम दिया था तो मेरे को एटलीस्ट ये कंफर्म था कि आईआईटी में मेरे को मिल जाएगा, लेकिन मेरे को रैंक कंफर्म नहीं थी, मतलब कि रैंक पता नहीं, हो सकता है कि कम आ जाए, हो सकता है ज़्यादा आ जाए, लेकिन ये कंफर्म था कि मेरा आईआईटी में हो जाएगा। लेकिन यूपीएससी थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है। जब प्रीलिम्स हुआ था, प्रीलिम्स के 10 दिन बाद तक जो कोचिंग सेंटर वाले डालते रहते हैं उनकी आंसर शीट, उनसे आप मार्क्स मिला तो मेरे मार्क्स भी काफ़ी 105, 108 इस टाइप से बन रहे थे दोस्तों से, और कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली जाती है 102, 103 के आसपास। तो उस टाइम पे भी मेरे को शोर नहीं था कि क्या पता मेरा प्रीलिम्स हो, क्या पता नहीं हो। फिर मैंने जब मेंस का एग्ज़ाम दिए, वो तो 7 पेपर होते हैं, सब्जेक्टिव होता है, 3 घंटे बाद 3 घंटे का एग्जाम आपका शुरू होता है 9 से 12, 3 घंटे का आपका फिर दोपहर को होता है 2 से 5। जब आप 5 बजे बाहर निकलते हो आपको ये भी नहीं याद रहता है यार इस क्वेश्चन का मैंने आंसर लिखा था, और तो आप वहाँ पे इवेल्युएट कर ही नहीं सकते कि आपका एग्ज़ाम गया कैसा। तो इसलिए मेंस के बाद भी ऐसा एक पूरा टाइम ये था कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। और इंटरव्यू के बाद जिस बच्चे से आप पूछोगे यूपीएससी का जो भी कोई इंटरव्यू देगा है, वहाँ का जो बोर्ड का माहौल होता है वो इतना अच्छा होता है जितना वो कम्फर्टेबल आप कराते हैं। आप अगर कोई गलत आंसर नहीं दोगे तो बोले शाबाश बेटा बढ़िया हो गया। तो आप किसी भी बच्चे से इंटरव्यू का पूछोगे वो यही बोलेगा कि इंटरव्यू तो यार बहुत अच्छा हुआ है। तो मेरा भी इंटरव्यू कुछ इस टाइप का गया था कि काफ़ी जो बसी सर थे वो रिटायर्ड टेली कमिश्नर हैं, तो वो मेरे इंटरव्यू के बोर्ड चेयरमैन थे, तो वो काफ़ी स्मूथ मेरा इंटरव्यू गया था। बीच में हंसी मजाक भी हुआ, उन्होंने मेरी जैसे हॉबी थी लॉन टेनिस खेलना और रैप म्यूज़िक का मेरा को शौक था, तो उन्होंने सबसे पहले स्टार्टिंग ये की थी कि ओ वी हैव रैप म्यूज़िक स्टार्ट किया। तो मैंने बोला यस सर। तो मेरा जब कि हिंदी इंग्लिश में इंटरव्यू था, उन्होंने पढ़ लिया था ऑलरेडी कि मैं हरियाणा से हूँ, तो उन्हें पता था कि उन्होंने हिंदी में स्टार्ट किया कि, तो उन्होंने मेरे को बोला कि तो रैप सुनाओगे। तो मैंने बोला सर इफ़ यू वांट मी आई कैन। तो बोले कि मेरे को पता है तो याद तो करके आया है, तो मैं ऑलरेडी प्रिपेयर था क्योंकि ऑफिस के बारे में क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने बोला हाँ सर कुछ 3-4 लाइन मैंने लिखी हैं। तो उन्होंने बोला कि किस बारे में लिखा है। तो मैंने बोला सर जो यूपीएससी की मेरी जर्नी रही है उसको डिस्क्राइब करने के लिए मैंने 3-4 लाइन लिखी है। तो बोले कि ठीक है इंटरव्यू के लास्ट में सुनिए।
उसको इतना वहाँ पे कंफर्टेबल उन्होंने मुझे ऑलरेडी कर दिया था कि आगे जो उन्होंने जो क्वेश्चन पूछे, चाहे वो IIT से रिलेटेड थे या मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट जो पॉलिटिकल साइंस था उससे रिलेटेड थे, उन्होंने वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि किसी भी इंसान को सब कुछ नहीं पता हो सकता। तो मेरे इंटरव्यू में भी आप लगा के चलो कम से कम 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मैंने सर को बोला, सर जो बाकी 4 मेंबर्स थे उनको मैंने बोला कि सॉरी सर या सॉरी मैम, आई विल रीड अबाउट इट, दिस इज माई लैक ऑफ नॉलेज कि मैं इसके बारे में नहीं पढ़ पाया। तो आपको जब 5-6 क्वेश्चन लगातार इंटरव्यू में नहीं आ रहे हैं तो वहाँ पे ये चेक नहीं होता कि आपको क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है, वहाँ पे ये चेक होता है कि आपको जब 6 क्वेश्चन नहीं है तो आपके वहाँ पे पसीने छूटने शुरू हुए या फिर आप फिर भी अपना टेम्परामेंट बना के आप कॉन्फिडेंस से उनको बोल रहे हैं कि सर ये मेरी गलती है, मैं अपनी मिस्टेक को मानता हूँ कि मैंने ये नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं खर्चा के इसको बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ूँ। तो आपको उस तरह का पॉजिटिव एटीट्यूड उनको दिखाना है, उस तरह की आपको ऑफिसर लाइक क्वालिटीज अगर आप वहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हो तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। तो जैसे मैं रैप का अपना बता रहा था, तो लास्ट में उन्होंने जब मैं खड़ा हुआ तो बस इधर भूल गए कि उन्होंने मेरे को बोला था कि रैप सुनाना है लास्ट में, तो मैं उठ के जाने लगा तो उनके साइड में जो सर बैठे थे उन्होंने बस इधर को बोला सर रैप रह गया रैप, तो मैं वहाँ पे खड़ा हो गया। तो बस सर ने बोला कि अच्छा ठीक है, अब खड़े हो गए, बैठ के तो वैसे भी रैप नहीं होता है तो सुनाओ। तो 3-4 लाइन वहाँ पे तो वैसे ही थोड़ा डरे हुए होते हैं, तो 3 लाइन मैंने सुनाई और मैं अटक गया। तो मैंने बोला सॉरी सर बस इतना ही याद है। तो अरे यार अच्छा था लेकिन तो याद नहीं करके आया। तो इस मोमेंट में मेरा इंटरव्यू खत्म हुआ था। तो मेरे को ऐसा लगा था कि इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया, लेकिन अभी तो मार्क्स आएंगे इंटरव्यू के, बाकी देखते हैं जैसे भी मार्क्स आएंगे। तो यही है कि आपको जो मैं क्वेश्चन के लिए अलग से टाइम दूंगा आपको। ये तो यूपीएससी की जर्नी तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कैसे रही है। इसके अलावा न्यूज़पेपर है, जो करंट अफेयर्स है, एक यूपीएससी के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि जो नंबर ऑफ सोर्सेज हैं आपको उन्हें रिस्ट्रिक्ट करना है, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी के साथ में आपको एक और स्टैंडर्ड बुक, बस एक सब्जेक्ट के लिए 2 बुक से ज़्यादा अगर आप पढ़ रहे हो तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो अगर आप पॉलिटी के लिए तैयारी कर रहे हो तो पॉलिटी की बुक है लक्ष्मीकांत, तो लक्ष्मीकांत इज बाइबल, आपको वो ही पढ़नी है। उसके अलावा आपको कोई कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको करंट अफेयर्स की जो विजन की करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है, विजन IAS की, कोचिंग सेंटर है दिल्ली में, मैंने उसकी मैगजीन पढ़ी थी। हर महीने उसकी 90 से 100 पेज की मैगजीन आती है, आपको वो पढ़नी है। साथ ही साथ जैसे सब्जेक्ट वाइज अगर मैं जाऊँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और मैं आपको जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ। किसी को अगर सब्जेक्ट वाइज पूछना है तो वो क्वेश्चन आंसर भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो बस यही है कि आपके लिए मेरा यही सजेशन रहेगा सबसे पहले तो कि ड्रीम बिग, बड़ा सोचो। अगर आप अपने हालातों की वजह से अपने सपने बदल रहे हो तो आपकी आधी हार वहीं पे हो चुकी है। आपको अपने सपनों से अपने हालात बदलने। मैं अपने आप को काफ़ी खुशकिस्मत मानता हूँ कि मेरे घर पे ऐसी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी, या फिर घर पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे पता है कि काफ़ी लोगों के घर में ऐसी फाइनेंशियल और बाकी फैमिली डिस्प्यूट भी काफ़ी होते रहते हैं, फैमिली प्रॉब्लम चलती हैं, लेकिन उसको आपको नेगेटिवली नहीं लेना है। आप उसे पॉजिटिव रहो, आप उसको पॉजिटिवली लो, उसको अपना मोटिवेशन का एक सोर्स बनाओ। आपको यही वहाँ पे उस टाइम पे यही दृढ़ निश्चय करना है कि मुझे अपने परिवार को, जो ये माहौल है, मेरे परिवार का माहौल मुझे सुधारना है, इसलिए मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। यूपीएससी की तैयारी आप क्यों कर रहे हो ये भी मुझसे काफ़ी बार पूछा जाता है कि आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, आप IIT आपने की है, आपको जॉब वगैरह भी काफ़ी अच्छी मिल जाती, तो आपने यूपीएससी की तैयारी क्यों की? यही सवाल मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था। तो इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा एक चीज़ वो चेक करते हैं कि आप सच बोल रहे हो या नहीं। तो उसके अंदर मैंने इंटरव्यू में उनको साफ साफ ये आंसर दिया। सर जब मैं 10-12 साल का था उस टाइम पे एक बार मुझे अपने किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना था, तो मैं जैसे ही तैयार होकर बाहर आया तो मेरी दादी जी ने मुझे देख के उस टाइम पे बोला कि आज मेरा बेटा कैरेक्टर लग रहा है। तो उस टाइम से मुझे ये था कि ये कैरेक्टर क्या होता है, DC क्या होता है, SP क्या होता है, उस टाइम तो कुछ पता भी नहीं था। लेकिन जो मेरी दादी की बात से मुझे ये पता चला कि इतनी ज़्यादा सोसाइटल रिस्पेक्ट आपको मिलती है, इतनी ज़्यादा आपको क्षमता मिलती है, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलता है कि आप सोसाइटी में कुछ बदलाव ला सकें, वो आपको यूपीएससी के थ्रू ही मिलता है।
तो ये यूपीएससी मुश्किल क्यों है, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। चाणक्य का नाम सबने सुना होगा, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य। तो जब चाणक्य जी ने चंद्रगुप्त मौर्य को भारतवर्ष का एक सपना देखा था कि भारतवर्ष के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बनेंगे, तो उस टाइम पे उन्होंने उनसे बलिदान में सब कुछ मांग दिया था। चाहे वो उनकी राजगद्दी थी, उनके परिवार के सारे रिश्ते थे, उनका जो प्यार था, उनका नींद चैन, सब कुछ उन्होंने बोल दिया था कि आपको ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, तो ही आप भारतवर्ष के सम्राट बन सकते हो। तब चंद्रगुप्त मौर्य ने पूछा था कि चाणक्य जी, इतना सब छोड़ने के बाद मतलब ये सब छोड़ना मुझे ज़रूरी है क्या, इसके बिना नहीं हो सकता है। तब चाणक्य जी ने आंसर किया था कि अगर इतना ही आसान होता तो हर आदमी भारतवर्ष का सम्राट होता। हर आदमी, सेम एनालॉजी अगर मैं यहाँ पे दूँ, तो अगर इतना ही आसान होता तो हर घर में हर दूसरा आदमी आपको IAS या IPS मिलता। तो अगर आपने ठान लिया है तो आप पार कर जाओगे। अगर आप एग्ज़ाम को सिर्फ इस तरीके से दे रहे हो कि यार मैं देख लेता हूँ, क्लियर होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं SSC दे दूँगा, अगर SSC क्लियर नहीं हुआ तो मैं अपने को टीचर लग जाऊँगा, उस तरीके से अगर आप दे रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपका यूपीएससी क्लियर नहीं है। आपको एक पैशन बनाना पड़ेगा, आपको ये टारगेट सेट करना पड़ेगा कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करना है, तो ही आपका ये एग्ज़ाम है वो क्लियर हो। तो बस लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगा, स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि उससे आपको अपना एक मूल सिद्धांत बनाना है। मैंने भी वो अपने जो भी नोटबुक होती थी, कभी मैं नेगेटिव फीलिंग में बात थी कि पता नहीं होगा या नहीं, तो मैंने भी वो अपनी काफ़ी सारी किताबों में वो चीज़ लिखी है। जागो, उठो, पढ़ो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। 100% इससे अगर आप देखते तो आपकी हार नहीं